नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। मैं अभी चांदनी चौक में हूं और यहां पर अभी आंधी आई है और मौसम कुछ सुहाना सा हो गया है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ऐसा लगता है कि बरसात हो जाएगी, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर राजनीतिक मौसम जो था वो काफ़ी गर्म रहा, क्योंकि मुद्दा था ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का मुद्दा इसलिए था कि जब दिल्ली के अंदर दूसरी लहर कोरोना की अपनी पीक पर थी अप्रैल मई के महीने में, उस समय क्या दिल्ली सरकार ने अपनी ऑक्सीजन डिमांड को 4 गुना बढ़ा हुआ बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक उप समिति बनाई थी जिसकी रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार कह रही है कि ऐसी कोई रिपोर्ट अपने अस्तित्व में है ही यानी कि उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और इसी बात पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तलवारें खिंची हुई हैं। पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑक्सीजन ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई उप समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी भिड़ी हुई हैं। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया। देश में 7 मई के समय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में दावा किया गया है कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच, जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब दिल्ली सरकार ने अपनी ऑक्सीजन जरूरत को असल जरूरत से 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर बताया। दिल्ली में ऑक्सीजन की औसत खपत 284 से 372 मैट्रिक टन रोजाना के बीच रही, जबकि दिल्ली सरकार 1140 मैट्रिक टन रोजाना तक जरूरत होने का दावा कर रही थी। रिपोर्ट दावा करती है कि अगर दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जाती तो देश के 12 राज्यों में संकट पैदा हो सकता था। सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। थोड़ा सा पानी पिएं आराम से और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें। हालांकि दिल्ली सरकार ऐसी किसी रिपोर्ट के अस्तित्व को भी खारिज कर रही है। रिपोर्ट कहां है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? वैसे इस रिपोर्ट में उप समिति के 5 में से 2 सदस्यों, मैक्स हेल्थ केयर के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा और दिल्ली के गृह सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने अपनी असहमति दर्ज करवाई है। इस मामले में 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। अंतिम सत्य क्या है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन दिल्ली वाले अप्रैल मई की वो तस्वीरें कभी नहीं भूल सकते जिसमें जाने कितनों के घर वीरान हो गए, कितने ही लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, कितने ही लोगों को अस्पताल में बेड होते हुए भी इलाज नहीं मिल सका क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। और ऐसे लोगों की तो शायद गिनती भी नहीं हो सकती जो घर में ही ऑक्सीजन के लिए तड़पते रह गए। दिल्ली से आशीष भार्गव और कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत हुई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि रत्नागिरी में 80 साल के एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। हालांकि उन्हें और भी बीमारियां थी।
इसके साथ ही महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के अब 20 मरीज रह गए हैं। अब तक देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस के कुल 48 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जबकि तमिलनाडु में 9 और मध्य प्रदेश में 7 मामले सामने आए हैं। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि हफ्ते 10 दिन में पता लग जाएगा कि वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कितनी कारगर है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 मरीजों की मौत हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक जिनकी मौत हुई उन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी, जबकि 3 मरीज जिन्होंने वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज ली थी वो ठीक हो चुके हैं, अब होम आइसोलेशन में हैं। 2 और अन्य मरीज जिन्होंने डेल्टा प्लस वेरिएंट को हराने में कामयाबी हासिल की, उन्हें भी वैक्सीन नहीं लगी थी, जिसमें एक 22 साल की महिला और एक 2.5 साल की बच्ची है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर फिक्र बढ़ रही है। 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है जिन मरीजों की जान गई उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। जिन मरीजों को वैक्सीन की 1 या 2 डोज लग चुकी है वो ठीक हो गए या होम आइसोलेशन में हैं। मध्य प्रदेश में 6 केसेस आए डेल्टा प्लस के, जिसमें से 5 पूरी तरह स्वस्थ हैं जिनको वैक्सीन लगी थी। एक हमारे उज्जैन में जिनको डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला था उनकी मृत्यु हुई है। हमारी सरकार पूरी तरह से हर तैयारी में लगी है। हम टेस्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं। टेस्ट हमारे उतने ही हो रहे हैं जितना हमारे पीक में हो रहे थे। सभी 7 मरीजों को पिछले महीने कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग से डेल्टा प्लस की पुष्टि जून में हुई। सरकार कह रही है कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप का पता लगाने के लिए की जाने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग अब जल्द ही राजधानी में शुरू होगी, जिससे 5 से 7 दिन में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। हायर जो जांच है उसकी भी हमने व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी करेंगे, जिसके माध्यम से किसी भी वेरिएंट के बारे में हम पता कर पाएंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में 3 भोपाल, 2 उज्जैन और एक रायसेन और अशोकनगर जिलों से हैं। पिछले 8 महीने में प्रदेश के अलग अलग शहरों से 2025 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से अब तक 1220 सैंपल की ही रिपोर्ट मिली है। ऐसे में 805 सैंपल की रिपोर्ट NCDC में ही लंबित है। प्रदेश के 150 सैंपल 15 दिन में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली, पुणे भेजे जाते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सवाल पूछा है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है? पूरी जानकारी कब मिलेगी? तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले सामने आ चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट के कई नए रूप सामने आने लगे हैं। कई देशों में ये प्रमुख वेरिएंट बनकर उभरा है, जिससे महामारी से लड़ने में नई चुनौती पेश आ सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में सुखद यह है कि जिन संक्रमितों ने वैक्सीन लगवाई थी वो डेल्टा वेरिएंट को मात देने में कामयाब रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। फिलहाल मैं मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सुखदा टावर है, जहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख रहते हैं और सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर ईडी की ओर से छापेमारी की जा रही है। केवल यही एक जगह नहीं है, मुंबई में और भी कुछ जगह और नागपुर जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर भी छापेमारी हो रही है और इसे लेकर कई राजनीतिक बयानबाजी भी हुई है। अब भी जहाँ पर ईडी के अधिकारी और साथ ही अनिल देशमुख खुद मौजूद हैं। आज दिन भर क्या कुछ हुआ, किसने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित घरों पर छापेमारी की। उनके साथ CRPF के जवान भी थे। ईडी पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के इस आरोप की जांच कर रही है कि अनिल देशमुख ने सचिन वजे से 100 करोड़ रुपयों की वसूली के लिए कहा था। नागपुर में जहां NCP के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। कि बार बार महाराष्ट्र और बंगाल में ईडी और CBI की जो जांच एजेंसी जाकर हमारे लोगों के बारे में जो हो रहा है, उनको जो तकलीफ दे रहे हैं,
अगर कोई गलती है किसी की तो जरूर किसी ने राष्ट्र के साथ धोखा किया है, किसी ने देश के ट्रेजरी के साथ धोखा किया है, तो जरूर उस बारे में आप जांच कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है, सबको ये मालूम है। एजन्सीचा गैरवापर, एजेंसियों का दुरुपयोग करना उनकी कार्यशैली है। ये हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके सत्ता में आने के बाद देखा है। यहाँ तक कि शरद पवार को भी ईडी का नोटिस भेजा गया था, तो पहले भी ऐसा अनुभव ले चुके हैं। अनुभव आम्ही सगळ्यांनी घेतलेला आहे। सभी राष्ट्रीय एजेंसियों का राजनीतिक शस्त्र के रूप में एक राजनीतिक एजेंडा को साधने के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार और विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका डटकर मुकाबला तीनों पार्टियों को मिलकर करना होगा। यही हमारी भावना। इस छापेमारी से पहले ईडी ने 25 अप्रैल को अनिल देशमुख के करीबी माने जाने वाले सागर भाटेवार के घर पर छापेमारी की थी, जो अनिल देशमुख के परिवारों की ओर से चलाए जा रहे कई कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं। महाविकास आघाड़ी की ओर से लगाए गए इन आरोपों का जवाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। जो कार्रवाई हो रही है वो माननीय उच्च न्यायालय, इन्होंने जो आदेश दिया और उस आदेश के तहत उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपी है और उस जांच के तहत एजेंसियां जांच कर रही है, इसलिए इसको कोई भी राजनीतिक स्वरूप देना ये गलत बात है। गौरतलब है कि अनिल देशमुख के घर ये छापेमारी तब की जा रही है जब दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर में बैठकों का दौर जारी है। कुछ दिन पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने भी उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से सताए जाने का आरोप लगाया था। लगभग 10 घंटों से ईडी के अधिकारी अनिल देशमुख के वर्ली स्थित इस घर पर मौजूद हैं, जहां पर खुद अनिल देशमुख भी हैं। इसके अलावा अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांडे को ईडी के अधिकारी अपने साथ ईडी दफ्तर ले जाए गए हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि आने वाले समय में अनिल देशमुख की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बात छोटी है लेकिन खबर चौंकाने वाली है। मास्क ना पहनने पर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने ग्राहक पर ही कर दी फायरिंग। ब्रेक के बाद बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक के कस्टमर को मास्क न लगाने के विवाद में गोली मार दी। गार्ड गिरफ्तार हो गया है। कस्टमर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। कस्टमर की पत्नी का कहना है कि गार्ड ने उनके पति से कहा कि वो उन्हें सीने में गोली मारना चाहता था। गनीमत है कि जांघ में मारी। बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर राजेश राठौर गोली खा के फर्श पे गिरे पड़े हैं। खबर सुन के मौके पे पहुंची उनकी पत्नी गार्ड से उलझती रही। उन्हें एक ऑटो से अस्पताल ले जाया गया। जंक्शन पे गोली मारी बोला है गार्ड ने गोली मार दी। गार्ड ने गोली मार दिया है जो। अरे हाँ, क्या बात क्या हुई थी? अरे मास्क नहीं लगा, निकाल के लगा, इतने देर में गोली मार दिया। मास्क नहीं लगाया तो गोली मार दी। तो गार्ड ने जबरदस्ती धक्का दे और गोली मार दी। बोला था कि सीने में गोली मारने को था मैं, लेकिन मैंने पैर में ही मारी। और बाद में फोन भी उनका खराब कर दिया। जब हमारी लड़की ने फोन किया, कॉल लग नहीं रही थी, केवल रिसीव हो रही थी, तब हमने इनसे बात की तो उन्होंने बुलाया कि गार्ड ने हमारे गोली मार दी। मौके पे पहुंची उनकी बेटी और मां रो रो के बेहाल होती रही। तो मैं मास्क रखा था, मुझे भूल गए। जल्द ही बड़ी तादाद में पुलिस बैंक पहुंच गई, जिसने वहां मौजूद स्टाफ और चश्मदीदों से पूछताछ शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने फर्श पे बिखरे खून के नमूने फर्श तोड़ के इकट्ठा किए। पुलिस गार्ड को गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस से उसने कहा कि गोली गलती से चल गई।
कस्टमर आए थे, पहले मास्क नहीं था, मास्क उनसे कहा था, दोबारा मास्क लेके आ गए, फिर गाली बदलने बाहर निकलना। अच्छा, गाली बदलने मेरे ऊपर मुझसे गलती से जो धक्का मुक्की हुई गोली। पुलिस का कहना है कि गार्ड की गोली से जख्मी राजेश राठौर बेहोश हैं। होश आने पर उनके बयान के मुताबिक मुकदमा लिखा जाएगा। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और सभी तथ्यों की इसमें जांच की जा रही है, किन परिस्थितियों के तहत ये उसके द्वारा गोली चलाई गई है और इसमें विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। मास्क न लगाने पे इसके पहले भी बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। अगस्त में बलिया के एक एसडीएम ने तो तहसील परिसर में लोगों को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से पीटा था। बिना मास्क दुकानदारों पे सड़क पे बेरहमी से डंडे बरसाए थे। इसी तरह आजमगढ़ में भी पुलिस मास्क न लगाने पे एक सराफा व्यापारी को दुकान से खींचकर मारते हुए कोतवाली ले गई थी, जिससे नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था। इस मुल्क में मास्क ना लगाने की सजा ना तो डंडा है और ना ही गोली, लेकिन ये मसला है क्रोध का और अहंकार का। इसलिए ऐसा करने वालों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली में रणदीप और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।